Good morning, class. Good morning. Today we are going to study about chapter number 1. Chapter number 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका जो केमिस्ट्री पार्ट होता है उसमें आता है। केमिस्ट्री को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो रसायन शास्त्र का या केमिस्ट्री का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होते रहता है। किसी को कोई एग्जाम्पल पता है कैसे कैसे बदलाव होते हैं हमारे आसपास? जैसे लोहे में जंग लगना, ऐसा लोहे में जंग लगना और कागज का जलना। अच्छा, मतलब कोई भी चीज, कागज का जलना या कोई भी चीज का जलना, ये सारी चीजें। और भोजन का पचना। अच्छा, भोजन का पचना। तो ऐसे हमारे जीवन में हमारे आसपास या हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं हमारे पास घटित होती रहती हैं। उन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं या ये जो घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या दिया है? गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा या तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। ये सारे बदलाव हैं। अब अगर देखेंगे हम पहला जो दिया हुआ है, पहली जो क्रिया दी है, इसमें क्या हो रहा है कि यदि आप कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दो तो क्या होगा? दूध के साथ दूध फट जाता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ हुआ। दूध फटने के बाद उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, है ना। उसके स्वाद में बदलाव आ जाता है, ठीक है। उसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो द्रव पदार्थ होता है वो अलग हो जाता है। दूसरा, लोहे, तवा, तसला, कील को आर्द्र मतलब नम जलवायु या नम तापमान में या वायुमंडल में खुला छोड़ देना। तो उससे क्या होगा? उनके साथ जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो यहाँ पे भी बदलाव आया। दूसरा, अंगूर का किण्वन हो जाता है। फर्मेंटेशन मतलब अंगूर का जो किण्वन होकर उसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है और उसकी प्रकृति भी बदल जाती है। दूसरा, भोजन पकाया जाता है। जो हमारे पास कच्चा भोजन के जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं कच्चे, उनको क्या किया जाता है? पकाया जाता है आग पे रखकर। तो क्या कच्चे और पके हुए भोजन में कोई अंतर होता है? क्या अंतर होता है? पकने के बाद रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। पकने के बाद में उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है जिसकी वजह से उसके स्वाद में बदलाव आ जाता है। वो पहले थोड़ा ठोस रहता है तो वो थोड़ा नरम हो जाता है ना। कड़क रहता है तो वो नरम हो जाता है। तो ये सारे बदलाव उसमें आ जाते हैं। और कई भोजन तो ऐसे कुछ होते हैं जिसको पकाने के बाद में उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद में देखेंगे हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जो भोजन जो भी आप खाते हो, हमने पहले जो प्रक्रम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 में, उसमें हमने भोजन का पाचन देखा था कि भोजन पचने के बाद में पोषक तत्व उसमें से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। तो मतलब भोजन जैसा हम खाते हैं वो पेट में जाने के बाद वैसा नहीं रहता है, उसमें बदलाव आ जाता है। जो पोषक तत्व है वो अलग हो जाते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग हो जाते हैं। तो उसमें भी बदलाव आ जाता है। फिर हम सांस लेते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके कि सांस लेने के बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाकर उसका रूपांतरण किस में हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में घटती रहती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बदलाव है ये दरअसल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस दुनिया में जो बदलाव होते रहते हैं वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो बदलाव है या पहला जो परिवर्तन है वो है भौतिक परिवर्तन, ठीक
ठीक है। भौतिक परिवर्तन, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। ये उदाहरण को आप देखो, क्या देख पा रहे हो आप? इस पहले चित्र में क्या दिख रहा है? कागज का कटना, ठीक है। अब कागज तो कट रहा है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि कागज के कटने के बाद में भी वो क्या है? कागज ही है। उसके सिर्फ आकार में बदला हुआ है ना, उसके शेप में, साइज में, इसी में बदला हुआ है। दूसरे इसमें आप क्या देख रहे हो? कांच का टूटना, कांच टूट गया है, लेकिन फिर भी अभी है तो वो कांच ही। इसमें भी क्या हो रहा है? आकार में परिवर्तन हो गया इसके। ये नीचे क्या दिख रहा है आपको? बर्फ का पिघलना। अब अगर बर्फ यहाँ पे पिघल रही है तो क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर पदार्थ का क्या बदल रहा है? अवस्था। पदार्थ की क्या बदल रही है? अवस्था सिर्फ बदल रही है, लेकिन वो बर्फ का भी टेस्ट वही होता है और पानी का भी वही होता है। बदलने के बाद में वो रहेगा पानी ही। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, किसी नई चीज का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसकी अवस्था में या आकार में या उसके शेप में, इसी में बदलाव हो रहा है। बाकी का कोई भी परिवर्तन इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ वही रहता है, ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के और भी उदाहरण किसी को पता है? पेड़ का कटना, ठीक है। तो हम लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में, हम लिखेंगे पेड़ का कटना। मतलब अगर आप किसी चीज को काटते या फाड़ते हो तो उसमें कोई आंतरिक बदलाव नहीं आता, वो रहती वही चीज है। पेड़ कटने के बाद वो रहेगी लकड़ी ही, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और कोई पता है कोई उदाहरण भौतिक परिवर्तन के? चलो मैं बताती हूँ। मोम का पिघलना, सबने देखा होगा, जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो क्या होता है? वो पिघलती है, लेकिन साथ में उसका कुछ अंश जलता भी है ना, कुछ अंश जलता है जिसकी वजह से हमें प्रकाश मिलता है। तो जो जल गया वो अलग परिवर्तन है, लेकिन कुछ भाग उसका पिघल के नीचे गिरता है। तो मोम का पिघलना ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और चित्र देखते हैं। इसमें आप क्या देख पा रहे हो? पहले चित्र में क्या दिख रहा है आपको? लकड़ी का जलना दिख रहा है। लकड़ी क्या हो रही है? जल रही है, राइट। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है आपको? दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है आपका? ये लकड़ी का जलना। और दूसरे चित्र में आप क्या देख रहे हो? लोहे में जंग लगना। ये लोहे की जंजीर है ना, इसमें जंग लग गया है। जंग क्यों लगा होगा? वायुमंडल में वो खुला रखा छोड़ा है, तो वायुमंडल में जो नमी है और जो ऑक्सीजन है, उन दोनों की अभिक्रिया के कारण क्या हो गया? लोहे में जंग लग गया। अब इसमें आप देखोगे कि ये जो जंग बना है, ये जो रेड कलर का ये जो जंग है, क्या इससे दोबारा लोहा बनेगा? इसका मतलब ये कि जो जंग है ये पूर्णतः नया पदार्थ है। जंग क्या है? एक नया पदार्थ है, इससे वापस आपको लोहा नहीं मिलने वाला। इसमें आप देखोगे लकड़ी जल गई, लकड़ी जलने के बाद क्या बना? राख, और क्या बना साथ में? कुछ कोयला, मतलब जो अर्ध जली जो लकड़ी है वो कोयला बन जाएगी, जो पूर्णतः जल गई वो राख बन जाएगी। लेकिन कुछ गैस भी तो निकलता है, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस भी निकल जाएंगी, ठीक है। तो बचा हुआ जो राख है या जो धुआं था, क्या उससे वापस से लकड़ी बनेगी? नहीं बनने वाली है। और ये जो पदार्थ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और राख, ये पूर्णतः लकड़ी से क्या है? भिन्न है। लकड़ी को आप जलाते हो वो जल जाती है, राख जलेगी क्या? नहीं जलेगी। मतलब उसके गुणधर्म क्या है? बिल्कुल भिन्न हो गए। तो ये सब हमें दिखाता है कि जिस परिवर्तन में कुछ नया बने, कुछ नई चीजों का निर्माण हो, नए पदार्थों का निर्माण हो, ऐसे जो बदलाव होते हैं, ऐसे जो परिवर्तन होते हैं, उनको कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण पता है आप लोगों को? कच्चे पदार्थ का पकना, ठीक है, कच्चे पदार्थ का पकना, आटा का भूनना,
कच्चे पदार्थ का पकना और फलों का पकना। वेरी गुड। तो कच्चे पदार्थ का पकना, फलों का पकना, फलों सब्जियों का पकना, ठीक है, या हमारे शरीर में भोजन का पाचन या किसी चीज का जलना, ये सब कौन से परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अब ये जो रासायनिक परिवर्तन हुए, इसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी? वो थी रासायनिक अभिक्रियाएं। फल पक गए, उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया मतलब उसके अंदर बदलाव आया, और ऐसा बदलाव आया कि वापस से हमें वो चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो बदलाव आया वो किसके कारण आया? रासायनिक अभिक्रिया के कारण। ठीक है, जैसे लकड़ी जल जा रही है, लकड़ी जल रही है, उसमें ताप का यूज हो रहा है, उष्मा का यूज हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है? लकड़ी पूर्णतः जलकर राख में परिवर्तित हो जा रही। तो इसमें भी एक अभिक्रिया हुई। हमने पाचन का तो देख ही लिया कि पाचन में भी अभिक्रिया होती है। फिर जब हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाता है, वहां पे भी अभिक्रिया होती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है ना। तो आओ देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता तो चलना चाहिए ना कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है किसी चीज में, है ना। तो सबसे पहले होता है अवस्था में परिवर्तन। मैंने बोला था ठोस, द्रव और गैस। तो कई बार भौतिक परिवर्तन में तो अवस्थाएं परिवर्तित होती है, कई बार रासायनिक परिवर्तन में भी अवस्थाओं का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग बदल जाता है, जैसे लोहे का कलर ग्रे है, जब उसके अंदर जंग लगता है तो जंग का कलर रेड हो जाता है, तो परिवर्तन आ गया, रंग में परिवर्तन आया। ऐसे और भी अभिक्रियाएं जिसमें रंग में परिवर्तन आता है। दूसरा है गैस का निर्माण या उत्सर्जन या निकास, मतलब जब कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें से गैस निकलती है। जैसे कोई चीज जब सड़ती है, ठीक है, सड़ने के बाद वापस से हमें वो वस्तु तो नहीं मिलने वाली, लेकिन उससे कुछ गैस निकलती है जिसकी हमें स्मेल आती है, गंध आती है ना। और जैसे मैंने बताया जब कोई चीज जलता है तभी भी गैस निकलता ही है। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन। कई बार जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं तो उसमें कोई और बदलाव ना आकर उसके तापमान में परिवर्तन आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे चूना होता है, चूने का पत्थर, उसको यदि पानी में डाला जाए तो वो भीग जाता है, लेकिन उसका तापमान जो है पानी का वो बदल जाता है। मतलब यहाँ पर क्या बदला है? तापमान। जब तापमान बदल गया, तापमान में परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सारे जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण है। यदि ये चीजें आपको किसी अभिक्रिया में नजर आती हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन है। और वो रासायनिक परिवर्तन किसकी वजह से हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, उसकी परिभाषा। सबसे पहले हम ब्रॉडली देखेंगे कि होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद उसकी परिभाषा देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे चारों ओर होती रहती है। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन के चयापचय से लेकर सूर्य से हमें मिलने वाली रोशनी तक रासायनिक अभिक्रियाओं का ही परिणाम है। ये मतलब हमारे आसपास भौतिक से ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है, क्योंकि परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है सतत हमारे पर्यावरण में, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। भोजन के पचने का हमने पहले देख लिया, लेकिन सूर्य में जो प्रकाश का निर्माण होता है, जो प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो आओ देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जो तब होती है जब दो या दो से अधिक अणु परस्पर क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कि रासायनिक परिवर्तन में नई चीजें बनती हैं,
नया पदार्थ बनता है। तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अणु एक साथ मिलकर, तत्वों के जो अणु रहते हैं वो एक साथ मिलकर एक नए पदार्थ का 2 या 1 से ज्यादा नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया में कुछ उसके पार्ट्स हैं जो उसके अंदर में शामिल होते हैं, जिसके बारे में हमें पहले पता होना जरूरी है, तभी हमें समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया लिखने में क्या क्या सम्मिलित होता है वो सबसे पहले हम देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए सबसे पहले कुछ पदार्थों का होना जरूरी है ना। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक किसको बोलते हैं, ये वो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा लकड़ी का जलना, लकड़ी जल रही है तो लकड़ी क्या हो गया, अभिकारक हो गया, है ना। साथ में लकड़ी अपने आप तो नहीं जली, उसको हमें आग देना पड़ा, और जलने में मदद किसने किया, ऑक्सीजन ने, है ना। तो ये क्या हो गए, अभिकारक। ऐसे पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या इंग्लिश में रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स। दूसरा चीज, अब जब इन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लिया तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद में नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो उस नए पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद। जो नया पदार्थ बना है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या एक ही पदार्थ टूटकर यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल गया, या फिर 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना लिया, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। उत्पाद का निर्माण कब होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, उसके बाद जो हमें मिलता है वो क्या होता है, उत्पाद। तो यहां तक सबको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का होना जरूरी है। जब अभिकारक रहेंगे तभी वो अभिक्रिया कर कर किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उसको हम लिखते कैसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, अभिकारकों का होना जरूरी है। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं उस समय पर जो हमारे अभिकारक होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभिकारक जैसे कि यदि आप लोगों को पता है पानी का निर्माण किससे होता है, पता ही होगा सबको, किससे होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ठीक है, हम यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम है Mg, ठीक है। फिर इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है। जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ये जब जुड़ जाता है तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड पर है ये क्या है, हमारे अभिकारक। क्या है, अभिकारक है। अभिकारक, और जो बन गया, अब जो नया उत्पाद बना है, नए उत्पाद का निर्माण हुआ है, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट्स और इसको प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं इनके बीच में हमें एक किरण, तीर ये लगाना पड़ता है, ठीक है। तो किरण का जो हेड होता है वो उत्पाद की तरफ होता है, और जहां से शुरुआत होती है किरण की वो कहां पर होता है, अभिकारक के तरफ होता है, ठीक है। और अब यदि अब हमें देखना है कि जो अभिकारक और उत्पाद है वो हमें किस अवस्था में मिले हैं, क्या वो हमें ठोस में मिले हैं या द्रव में मिले हैं या फिर गैस में मिले हैं, तो वो चीज भी हमें यहाँ लिखनी होती है। जैसे मैग्नीशियम ये धातु है तो ये ठोस रहेगा, तो इसको इंग्लिश में सॉलिड तो S लिखते हैं। ये गैस है तो यहाँ पर G लिखेंगे,
ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये राख जैसा होता है, तो ये सॉलिड है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, एस लिखोगे। यदि कोई ऐसा पदार्थ है जो लिक्विड है, द्रव अवस्था में, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। समझ में आ गया। और यदि हमारे किसी भी उत्पाद में यदि गैस का निर्माण हुआ है, तो गैस के निर्माण में क्या होता है, जैसे अगर O2 का निर्माण हुआ तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, ऐसा ऊपरोमुखी तीर लगाते हैं जिसका हेड ऊपर होता है, मतलब गैस की प्रकृति होती है ना ऊपर जाना, तो इसलिए ऊपर की तरफ लगाते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखा जाता है। अब तक के हम लोगों ने सीख लिया, क्या क्या सीखा। सबसे पहले क्या सीखा हमने, परिवर्तन के बारे में। दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के साथ, रासायनिक परिवर्तन किसकी वजह से होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसको समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। तो हमने सीखा कि उस रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं। अब रासायनिक समीकरण तो हमने लिखना सीख लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है, उसका क्या महत्व है। देखो 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब यदि आपने 2 kg अभिकारक लिया है तो उत्पाद भी आपको कितना मिलना चाहिए, 2 kg। मतलब हमें क्या करना है, दायां पक्ष और बायां पक्ष ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, समीकरण को संतुलित करना होगा। यदि वो संतुलित नहीं होगा तो ये जो नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम जो हमने 9वीं कक्षा में पढ़े थे वो लागू नहीं होगा। और किसी भी रासायनिक समीकरण में या अभिक्रिया में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको लागू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कि जो संतुलित समीकरण है वो समीकरणों को हम संतुलित कैसे करते हैं जिसकी वजह से वो पूर्णतः संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है पहले से, ठीक है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है आपका, हाइड्रोजन। तो इसका नाम आप नीचे लिख सकते हो हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। फिर आप एरो के बाद देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या किसका निर्माण हुआ है, पानी का, पानी अर्थात जल का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हम पहले देखेंगे कि वो कितने हैं, उसके कितने यहाँ पर परमाणु मौजूद है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2। और इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो अभिकारक आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपने अणु लिए हैं या परमाणु लिए हैं वही आपके राइट हैंड साइड में आने चाहिए, कोई अलग नहीं आने चाहिए। अगर यहाँ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है तो राइट हैंड साइड में भी आपका क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए, वहाँ क्लोरीन कहीं से नहीं आएगा। समझ में आया। तो दोनों तरफ में बराबर के तत्व होते हैं। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो वही तो है जो हमें संतुलित करना है। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है। आप क्या करें, हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ट्रायल और एरर मेथड अपनाएंगे। इधर साइड देखेंगे कि हमें इधर साइड ऑक्सीजन को 2 करना है, 2 करना है ना। तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। आप यहाँ बीच में या यहाँ नीचे कोई नंबर नहीं लगा सकते। नियम के अनुसार आपको वहाँ पे नंबर नहीं लगाना है। यदि आपने यहाँ नंबर लगाया है ना तो इसका जो अणु है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर वो बदल गया तो पानी नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ लिया था। तो इसीलिए हमें नंबर कहाँ लगाना है,
सामने लगाना है। अब यदि आपने यहाँ पे नंबर लगा दिया तो अब क्या हुआ, आपको पता है ना ये गुना हो जाता है, तो ये 2 2 सा कितना हो गया 4। मतलब अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया है 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन ये बैलेंस नहीं है, तो आप क्या करें, इस साइड भी हम यहाँ 2 लगा सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 लगा देंगे। अब इसकी वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना हो गया 4, हाइड्रोजन भी कितना हो गया 4। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, इधर साइड भी 4 है, इधर साइड ऑक्सीजन 2 है, इधर साइड भी 2 है। इस तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यदि उसको बैलेंस नहीं किया तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये इस पे लागू नहीं होगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, जितना आप इधर लोगे, जितने आप अभिकारक लोगे, उत्पाद में भी उसका द्रव्यमान उतना आना चाहिए। अब इसका मतलब यहाँ पर है ये है कि आपने 2 अणु लिए हाइड्रोजन के और एक लिया है ऑक्सीजन का, ये एक ऑक्सीजन का अणु है और 2 हाइड्रोजन का। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपको 2 जल के अणु मिलेंगे, एक नहीं 2 मिला, क्योंकि 2 सामने हैं तो इसका मतलब है 2 आपको जल के अणु मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिसको आप लिखकर संतुलित कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, कौन से हैं, वो पढ़ेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।